अस्सलाम वालेकुम शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सदारती रेफरेंस की दूसरी समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं आज फिर एक मरतबा उन्होंने कहा कि मेरा गला सूख गया है, मुझे और टाइम चाहिए और उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा है। और जो उनका कहना है कि आइंदा समाअत यानी कि मंडे को जब होगी तो वो उसके अंदर 2 घंटे तक कम अज़ कम दलाइल जो हैं वो देंगे। तो एक मरतबा फिर सदारती रेफरेंस की समाअत जो है वो मंडे तक के लिए मुलतवी हो गई है। आज जो है बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद मज़हर आलम मियाँ खेल साहब जो हैं उनकी की तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे गए। और फिर जब दोनों साइडों से सवाल आते थे और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उसको समराइज़ करके फिर उसको एक लीगल प्रपोजिशन की सूरत में जब अटॉर्नी जनरल की तरफ फेंकते थे तो अटॉर्नी जनरल जाहिर है कि वो एक मौके पर तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना केस ना बना सका तो मैं ये जो है वो चला जाऊंगा यहाँ से। और आप सबके सामने मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि डिफेक्शन पर 63A के अंदर डिफेक्शन करने पर ताहयात नाइली होती है। तो नासिर साहब आज की जो है हाईलाइट उस पे आप आज के सदारती रेफरेंस में किन जज साहब की तरफ से कौन से ऐसे रिमार्क्स थे जिन्होंने वाकईतन जो है वो सदारती रेफरेंस के तारपोत बखेर दिए? नहीं नहीं अभी तो वो बात चल रही है, लेकिन मेरे ज़हन में वैसे तो बहुत से जजेस ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। एक दो ऑब्जर्वेशन हैं जो बहुत पर्टिनेंट हैं, जो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। जो चीफ जस्टिस ने एक दो बात की है, उसने कहा कि देखें, आप कह रहे हैं कि ख़यानत, जो आप ख़यानत कैसे कनेक्ट करें ना इस डिफेक्शन को, जो कि बहुत ख़तरनाक है और कुरान में इसकी सज़ा भी है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जो जो जस्टिस मंदोखेल साहब ने बात की थी, उसे उन्हीं को उन्होंने एलोबरेट किया बेसिकली। वो ये कह रहे थे कि जो जो एक मेंबर है, उसको तो सपोर्ट अपने इलेक्टोरेट की तरफ से भी ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसकी क्या मतलब उस सिर्फ वो पार्टी का वोट नहीं है, उसका अपना भी वोट है। उसका अपना भी वोट है। हाँ। अगर तो आप ये साबित कर रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी सॉरी, जो उनके वोटर्स हैं, उनका जो ट्रस्ट है उसको भी ब्रीच किया है, उसमें भी खयानत की, फिर तो आपके पास केस है। नहीं जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन जो कि लोटा जो है हाँ, उसको उनको पसंद हाँ। करूंगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाईजान ए दो नहीं लगना, ए दो ओ पापा। अच्छा। मतलब मैं वो लास्ट शख्स होऊंगा जो लोटा जो है उसको पसंद करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आप तय कैसे करेंगे कि एक शख्स जो है आया, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया है या वो अपनी राय और वफादारी तब्दील करने के लिए इस हद तक हो गया कि वो कहता है कि लगा दूँ, मैं डिफेक्ट भी कर जाऊँगा। अच्छा, मुझे आपने चूँकि कंप्लीट नहीं करने दिया ना, वो चीफ जस्टिस की जो अगली ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा है कि हमारे आइन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप जो है वो एलिजेंस यानी कि वफादारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये इसमें जो इसमें है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिवाइडेड है, लेकिन इसमें किसी किस्म की भी एलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो नहीं तो। नहीं, हाँ। एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ। लेकिन एलिजेंस टू द पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ। उसने कहा है कि आपका जो वोटर है वो जिस मैनिफेस्टो पे या जिस बात पे आपको इलेक्ट करके भेजता है, अगर वो पूरी नहीं होती तो मेंबर के पास फ्रस्ट्रेशन करने या अपना गुस्सा का इजहार करने का तरीका तो है ना। और उन्होंने एक और बात भी की कि अगर ये सिस्टम चल रहा होता कि एक मेंबर अपना गुस्सा का इजहार कर दे तो ज़रूरत ही ना पेश आए, 63 को इन्वोक करने की चीज़ों की ज़रूरत ही ना पेश हो। वही बात जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की बात हो रही है कि पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग हो, आपस में बैठें, एक दूसरे की बात सुने। जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने ये कहा था कि भाई सदर को हमारे पास सवाल हाँ लाने से पहले क्या सदर ममलिकत ने ये कोशिश की कि वो पार्लियामानी पार्टियों या लीडर्स को बुला हाँ। के एक कोई चीज़ तय कर असल सकते? में जस्टिस मंदोखेल साहब का कहना ये था कि वो प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान के हैं, वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं है ना, तो वो तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को भी बुला के बोल सकते थे और आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ही पेश ना आती, इसका मसला वहीं हल हो जाता। ठीक हो गया। अच्छा, हसनात साहब एक मौके पर जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो ये कह रहे थे
कि आप पार्टी अरकान की तो बात कर रहे हैं कि वो इधर से उधर जाते हैं, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो गलत काम करे या इधर उधर जाए तो टीजेंद्र साहब कहे कि आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़े, पार्टी अरकान कौमी असम्बली पर है। ऐसा क्यों हुआ? असल में ऐसे है ना कि जिस तरह विकेट हो तो एक साइड पे अगर आप हो तो वहाँ बड़ी अच्छी विकेट हो, बंदा अच्छा खेल रहा हो, दूसरी साइड पे ज़रा मुश्किल आना। अब राइट साइड से जो सवालात आ रहे थे वहाँ से अटॉर्नी जनरल राइट साइड से मुराद आपकी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल जी हसन। जी, तो वो वहाँ से यही बार बार था अटॉर्नी जनरल, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, एग्जैक्टली ठीक, एग्जैक्टली, मतलब कहीं डिफर नहीं किया जब भी जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस इजाज़त। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस क्योंकि मजहर, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, अगर हम उसको बता देना थोड़ा सा, कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ये कह रहे थे कि जो पार्टी टिकट होल्डर है वो कोई हल्फिया बयान दे के आता है कि मैं पार्टी की मंशूर का फॉर्म फिल करके आता है, जो पार्टी की लाइन को के मुताबिक चलूंगा, तो ये इस हवाले से मेरा फिर ख्याल वो है नहीं कि चलेगा तो फिर ये खाइन हो गया। ये 62(1)(f की इंटरप्रिटेशन अगर ये होगी तो यहाँ फॉरेन फंडिंग का केस इमरान खान साहब का भी है। हर चीज़ में अगर आपने 62(1)(f लगाना है ना तो फिर इमरान खान साहब का जो फंड में जो चीज़ें दी हैं वहाँ भी पीटीआई को ये भी बड़ा केयरफुल चलना ही है कि इसको आप स्ट्रेच करना चलवा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन को आप दर्जनों के करीब जो है वो तायाद नायल करवाना चाह रहे हैं। देखें, अपने फेलियर को सुप्रीम कोर्ट से आप ना कराएं, मैनेज ना करवाएं पॉलिटिकल मैनेजमेंट। इशू ये है कि आपने बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी तो आप थे ही नहीं, एक फ़ैन क्लब या जो भी आपको लोगों ने भर दिया आगे पीछे। 2012 के बाद एक कई इधर से बंदे आए, कोई इधर से आए, कोई और कहीं से, ये कराची से कोई आगे पीछे से इलेक्टेबल्स को लिया गया। तो ये कॉन्सिक्वेंस तो आपको फेस करने थे कि इलेक्टेबल्स को आपने लिया, फिर उसके बाद जिस तरीके से उनको एंगेज करना था वो नहीं किया। असल ये चीज़ है कि भाई फेलियर लीडरशिप का है। अब ये जो कह रहे हैं वो इजाजुल हसन साहब, वो कहते हैं कि क्या कोई पार्टी ने फॉर्म फिलअप कराया था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही थी, बिट्रेयल की हो रही थी कि ये इस तरह होना। इनमें जो अब एजाज साहब कहते हैं कि 62(1)(f को हम और जो प्रोविजन है उनके साथ रीड करेंगे, अलोन इसको नहीं पढ़ा जा ना सकता। उन्होंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक है, डॉक्यूमेंट है, और वो जो है मैं उसको पढ़ा और एक इनको दफ़ा मुझे मिला के बिल्कुल लगता है ऐसा कि इनको मिला के पढ़ना चाहिए। एक दफ़ा जब जस्टिस बंदयाल साहब ने, उन्होंने बड़ा क्लियर, उन्होंने कहा ये जो ब्लैंक्स हैं इनको हम फिल नहीं कर सकते, आपने क्यों नहीं एक सिंपल कानून बना देते हाँ। 63 एक, और जो लेंथ डिस्क्वालिफिकेशन की वो तय हो जाती कि इतनी डिस्क्वालिफिकेशन है तो आपका। उन्होंने साथ में कहा कि आपको ऐसा करने से कौन रोक कौन रहा रोका, था और किसका डर था? किसका खौफ था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 18वीं, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं 62(1)(f के साथ मिला के, उन्होंने कहा 62(1)(f तो 18वीं तरमीम में उसको कहा गया कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ऑफ लॉ आपको पता है इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो फ़ौरन जैसे एजाजुल हसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट किसी आर्डर को नीचे से इंडोर्स कर दे तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में ही आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में ही हो जाती है। उसके बाद जैसे बंदयाल साहब ने कहा कि ए पॉइंट आया, यानी इधर से वो जो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा जा रहा था वो तो जैसे एजाज साहब ने बता दिया। तो मकसद ये है कि कयूम साहब, बात ये है कि जो मेन इशू है ना, आधा इशू तो हो गया कि जी उनको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, वोट वो डाल सकते हैं। अब लाइफ टाइम के लिए अब मुद्दत मुद्दत के लिए। डिफेक्शन की सूरत में लेकिन- मुद्दत कितनी है लेकिन आज भी सारा और जो कब वो इलेक्शन लड़ सकते सारा हैं? जो फोकस था ना अटॉर्नी जनरल साहब का, वो सारी चीज़ें, वो उनकी सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन लेजिस्लेशन काम किसका था? वो पीटीआई का था। अब सुप्रीम कोर्ट से वो चीज़ मांग रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। अखलाकी तौर पे जो चीज़ें, अखलाकी सवालात हैं, वो बात है जैसे अजमत सईद शेख की कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ मोरालिटी नहीं है। लेकिन वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का वो जो जजमेंट है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि उसमें भी उन्होंने अखलाकियात की ज़्यादा बात, कुरान हदीस की भी बातें हो रही थी। तो आज भी जो है वो उस पर ही फोकस कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब के जी, उसमें आपने जो कहा है, इसी तरह जो बंदा डिफेक्शन करेगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, एक बिट्रे करेगा, उस पर भी तायाद नैली बनती है। लेकिन दो जजेस बड़े वाजे हैं, जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे मजहर आलम खेल, उन्होंने कहा कि आप एप्रीहेंशन पे बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में चले जाएं, आप ये की। लेकिन दो जजेस जो हैं वो अटॉर्नी जनरल साहब की कंटेंशन को सपोर्ट कर रहे हैं। मियां खेल साहब बड़े क्लियर अंदाज में बात कर रहे हैं कि अभी आपको अप्रीहेंशन है, अभी डिफेक्शन हुई नहीं है और आप पहले आ गए। तो लेकिन अटॉर्नी जनरल का कहने का मतलब हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि आर्टिकल 63 ट्रिगर तो कब वही होगा? कहते हैं कि जुर्म से पहले जुर्म को तो रोकना है, तो वो उन्होंने कहा कि जुर्म को रोकना क्या मतलब? इस हवाले से तो सेटल्ड लॉ है। हाँ हाँ बिल्कुल सेटल है, उसकी सज़ा है, सब कुछ है। बात दरअसल ये है कि कोर्ट बार बार उनसे पूछ रही है, और बार उन्होंने कहा भी है कि आप इस बाकी चीज़ों को छोड़ के इस पे आ जाएं। अभी अटॉर्नी जनरल उस पर एक्सप्लेन करेंगे वैसे,
वो ये कह रहे हैं आप कनेक्ट करें कि ये डिफेक्शन जो है इसकी सज़ा आर्टिकल 62(1)(f) में कैसे हम दें, मतलब वो उसको कनेक्ट करें कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। और इस पे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने अटॉर्नी जनरल से फिर ये सवाल पूछा कि क्या जो बात आप कर रहे हैं ताहयात नाअहली के हवाले से, क्या आज तमाम पार्लियामेंटेरियन इस बात पर मुत्तफिक हैं? बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बात पूछी थी कि क्या वो इस पे बात पे बार उनका कहने का मकसद है कि जो काम पार्लियामेंट का है आप हमसे क्यों करवा रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी पार्लियामेंट ने तो जो करना था वो कर दिया, अब हम आपके पास रहनुमाई के लिए आए हैं। इस पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की एक ऑब्जर्वेशन थी कि बल्कि चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि हम प्रेसिडेंट को बांध नहीं सकते, यानी बाइंड नहीं कर सकते कि आप जो है किसी भी मतलब आप एडवाइजरी ना भेजें, उनको जो सूट करता है किसी भी सवाल पे वो एडवाइजरी भेज सकते हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो चूँकि टॉप कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, इंटरप्रिटेशन कर सकती है, लेकिन ये हमारा इख्तियार है, वो हम ना करें, हम वापस भी कर सकते हैं। तो अच्छा, ये नासिर साहब जब जो है वो एक जज साहब ने जब पूछा था कि 63A आने के बाद क्या कोई डिफेक्शन हुई इसके तहत, और अगर नहीं हुई तो फिर अब बात वही है ना कि अभी तो हुई ही नहीं है ना, अभी तो होनी है। वो अलबत्ता उस पर सेनेट के इलेक्शन का हवाला किया था अटॉर्नी जनरल साहब ने कि उस वक्त देखें वो फुल ऑफ बैग्स और वीडियो क्लिप्स भी आ गई थी, लेकिन देखें कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी तरह है तो किसकी जिम्मेदारी थी? पार्टी हेड की जिम्मेदारी थी ना। और किसकी पार्टी के अरकान के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो पैसे ले रहे हैं? उनको निकाला, खरीदने वाले तो कोई थे क्या? उस वक्त प्राइम असल मिनिस्टर में ने यही- नोटिस इसी- किया, इसी पार्टी हेड के confidence तौर vote के लिया। ऊपर उनसे ही कॉन्फिडेंस का वोट लिया। तो यही तो मसला है, यही इसी पे तो सस्पिशियस हो गया ना सारा मामला कि आप सुप्रीम कोर्ट का कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे काम देखें कयूम साहब, हमारे जो दोस्त होते हैं या हमारे जो कलीग हैं या घर में हैं, एक हद तक तो हमारी अथॉरिटी उन पे होती है ना, वो हमारे डिसिप्लिन में होते हैं। अगर आपका डिसिप्लिन ही नहीं है, आपके मेंबर्स जो हैं वो ओपनली सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको तो सोचना चाहिए ना, ये सोचने का बिल्कुल मुकाम ठीक है। बात। तो ये नासिर साहब हसनात साहब, ये फिर सवाल मेरा ख्याल आएगा कि जैसे ये पीटीआई वाले कहते हैं, पीटीआई अरकान, कि जनाब ये अरकान को खरीदो फरोख्त हो रही है, तो जो पीछे हुए थे उस वक्त कुछ उन्होंने की नहीं किया, किसी को नोटिस तक नहीं देखिए, किया। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पहले मेला फाइडी बोना फाइडी देखनी चाहिए थी कि रेफरेंस क्यों जब भी इलेक्शन आता है तो अपने फेलियर किसी भी लीडरशिप के कि वो अपने बंदों को इकट्ठा नहीं कर सकते। देखें तो आप सुप्रीम कोर्ट का कंधा क्यों इस्तेमाल करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों बदनाम मतलब ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट पे फिर क्रिटिसिज्म आता है कि जी पॉलिटिक्स उसके कॉन्सिक्वेंस हैं उनकी ओपिनियन के, सवालात उठते हैं। अब जो रोज़ रोज़ ये डिले हो रहा है, अब इसका क्या मतलब है? ये भी तो एक टाइम दिया जा रहा है ना, उसमें उन पे तलवार लटकी हुई है उन लॉ मेकर पे जो डिफेक्शन करना चाह रहे हैं, ये जो पीटीआई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो वोट कोर्ट भी क्या करे? अब सदर मुमलिकत ने भिजवा दी है। अब सदर मुमलिकत का एक ओहदा तो है ना, इनके तहत देखिए, बड़ा रियासत का सिंपल सरबराह है वो। सिंपल है कि आपका फेलियर, आपने पार्लियामेंट में कानून नहीं बनाया। क्या तो सदर ने इस हवाले से कभी पार्लियामेंट को खिताब के अंदर एडवाइस की हो? बिल्कुल। दूसरा कयूम साहब ये है इसमें कोर्ट ऑफ अपील है इलेक्शन कमीशन में, फिर ये मामला आना है। ये जो रेफरेंस में अपील आप ये ओपिनियन देंगे, इसकी कोई अपील, ये बाइंडिंग है और इस पर अपील भी आप नहीं कर सकते। अब ये बड़ा मसला है ना, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बड़ा केयरफुली करना चाहिए कि कौन से, ये तो फिर हर कोई जो है वो शुरू हो जाएगा कि हर कोई केस भेज देगा सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी मेंटेनेबिलिटी देखनी चाहिए कि इन हालात में जिसमें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है और जो एक पोलराइज सोसाइटी है, डाइवर्स इस वक्त जो है ओपिनियन बड़ी डिवाइडेड है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने आप को क्यों इन्वॉल्व होकर कंट्रोवर्शियल करना चाह रही है, और उससे आगे मतलब बहुत सी बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने आज एक ये भी बात की, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि बिल्कुल जहाँ पे तशरीह की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें यहाँ इंटरप्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर बेसिकली अगर आइन इतना क्लियर है, और देखें बासु ने वो जस्टिस मंदुखेल साहब ने बात नहीं की थी कि हम एक फुल स्टॉप भी नहीं डाल सकते आइन में, तो ये काम आप हमसे करवा रहे हैं कि क्यों? तो जब आइन एक प्रोविज़न क्लियर है
तो फिर हमें इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी एक बात भी की और वैकेंसी का जिक्र किया था कि ये जो डिफेक्शन है ये एक वैकेंसी की बात करता है कि एक मतलब डिसीट हो जाता है बंदा। वो ये तो कह ही नहीं रहा कि 62(1) भी लगाओ। और 62(1)F के लिए तो बाकायदा 18 अमेंडमेंट में बड़ी इस पे काम हुआ है, पार्लियामेंट ने इस पे काम और किया। जस्टिस मुनीब अख्तर भी कह रहे थे कि जो मतलब मुख्तलिफ कानूनी हवाले देखे और जो उनका लुब्बे लुआब था कि वहाँ पे लफ्ज़ है ये है कि वो सीट वेकेंट हो जाएगी सीट वैकेंट और उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन हो दोबारा जाएगा। इलेक्शन होगा और वो वही बंदा बाउंस बैक भी कर सकता है। हाँ। ठीक है, वही जिसको आपने डिसीट किया, अगर वो अपने इलेक्टोरेट उसको कहते हैं नहीं ये हमारा बंदा है, इसने हमारे लिए काम किया है, हम इसी को इलेक्ट करेंगे। तो फिर मैं इसको ये समझूं कि वो दूसरे मानों में ये कह रहे थे कि अटॉर्नी जनरल साहब जो 62(1)F के तहत आप जो तायात नाहली चाहते हैं वो नहीं हो सकती। दूसरे देखें, चीफ जस्टिस में आपने मुझे फिर रोक दिया ना और मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। 18वीं अमेंडमेंट में ये क्लियर लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ लॉ से आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए 62(1)F को लागू करने के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल उस पर जैसे सुमरता बंदयाल साहब ने, रज़ा रबानी साहब सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के अंदर ये जो लफ्ज़ कोर्ट ऑफ लॉ का डाला गया है इसके दैट वाज ए वेरी इंटेलिजेंट मूव। हाँ। ठीक है, और फिर उसी के साथ ही अटॉर्नी जनरल जो है वो एकदम से रज़ा रबानी साहब की तरफ आ गए और उन्होंने कहा कि जी देखें, आपको याद होगा जब पार्टी हिदायत के मुताबिक इन्होंने जो है वोट डालना था और इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तो आंसुओं के साथ उन्होंने रोए थे, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन लेकिन को खराब- पार्टी डिसिप्लिन को नहीं। तो ये समझते थे कि डिफेक्शन क्या होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन ने भी फिर उसमें एक क्लैरिफिकेशन भी दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में ये होल्ड कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो भी एक डिक्लेरेशन है, इट्स आल्सो अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर हम बात और फिर करेंगे, वहाँ पे जैसे सुमरता बंदयाल साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ है, तो उन्होंने कहा जी नहीं। नहीं, लेकिन उसको एजाज साहब ने कहा ना कि अपील तो सुप्रीम कोर्ट में आनी है, हम और मार देंगे। हाँ, मतलब वो फिर वही कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ना वो हो जाएगा मामला, कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन तो कयूम साहब बात, लेकिन- सॉरी टू से आपकी बात काट रहा हूँ, मैं छोटी सी मतलब बात फाइनल करूंगा। अपील तो सुप्रीम कोर्ट के हाँ, पास जब आएगी, तो आनी अब ही है, यहाँ पे क्या जब इंटरप्रेट आनी करने की अपील जरूरत है? हमारे पास ही है जिसको आप डिफेक्ट करवाएंगे और जिस पे 62(1)F लगवा देंगे, हाँ। वो फिर हाँ, interpretation हो जाती है। आपने अपील हमारे पास ही लेके आनी है। के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना कि हम वो फिर आज एजाज साहब ने कहा ना, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप इसको इस वजह से कि आप बताना चाह रहे हैं उनको कि आपके ये कॉन्सिक्वेंस होंगे आप जब छोड़ेंगे पार्टी, यानी डिफेक्शन करेंगे, तो फिर ये है कि तायात भी हो सकते हैं। ये इसको यानी प्रीएम्प्ट करके पीटीआई जो है वो हथियार इस्तेमाल ना करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट अपना कंधा, यही हम कह रहे हैं कि अगर इस वक्त करेगी तो फिर ये जो परसेप्शन 4-5 साल से है ना कि सुप्रीम इदारों ने पीटीआई को हमेशा सपोर्ट किया, बनाया, नून को वीक किया, अब तो साकिब साहब फिर सुना है माफ़ी तलाफ़ी होगी, इत्तेफाक फाउंड्री की कोई ओपिनियन भी दे रहे हैं। हाँ, वहाँ और अब ट्रिक्स बता रहे हैं कि भाई किस तरह मामला ठीक इंज करो, इंज करो और बड़े फनकार। ठीक हो गया। अच्छा नासिर साहब, वैसे आज की जो ओवरऑल हियरिंग के में जो है ना वो मुझे जो लगता रहा, आपको क्या लगा वो भी मैं पूछूंगा। मुझे ऐसे लगता रहा कि कभी लगता था कि जो डिवाइड है 2-3 की है, कभी लगता था कि 3-2 की है, लेकिन ये 2-3 की डिवाइड रही है। देखिए कयूम साहब, मैंने आज एक ऐसे वकील से, मैं अब नाम लूँगा तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, मैंने एक ऐसे वकील से जो हुकूमत के लिए आए हैं, मैंने इशारा तो कर ही दिया तो उनसे पूछा कि ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, उन्होंने कहा 4-1 है यानी हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत के खिलाफ। यानी कि रेफरेंस उड़ गया, लेकिन मतलब पर लगा के हुकूमत सुप्रीम कोर्ट नहीं जो चाहती है, जिस पर्पज़ के लिए फाइल हुआ है वो नहीं होगा। लेकिन देखिए ना ये जो डिले हो रहा है आपके 5 ख्याल में क्या है? वो छोड़े, वो आपने बात कर दी है, अब आप आ जाएंगे। मुझे तो 2-3 लग रहा था, मेरा ख्याल है कि किसी मौके के ऊपर जो है ना दो कहीं 4-1 हुआ था। वैसे दो की ओपिनियन रेफरेंस के हवाले से तो बड़ी क्लियर है, ठीक है, और जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की ऑब्जर्वेशन भी कंसिस्टेंट है और वो भी क्लियर है। गो कि वो मोरालिटीज़ की बात भी कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की नहीं, बात लेकिन वो साथ कहते हैं कि इखलाकी तौर पर आपकी बातें लेकिन बड़ी उसको दिल के करीब है, constitutional- लेकिन हमें बताएं आइन के अंदर कैसे है? वो अजमत साहब जो ने हम कहा था ना कि जैसे- सुप्रीम कोर्ट हाँ। कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ मोरालिटी तो नहीं है। यहाँ हमने कोर्ट जो है वो कोर्ट के वो उस चीज़ को देखना है, अखलाकियात को नहीं देखना। बाकी अखलाकियात जो इमरान खान साहब का है, इसको मैनिफेस्टो बनाएं और पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कराएं, एक कानून ले आएँ इस तरह सख्त, ताकि डिफेक्शन हो ही ना सके। और मेरा ख्याल है कि मुनासिब भी है, डिफेक्शन तो कहीं पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत होनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये थ्रू पार्लियामेंट हो। हाँ,
तो जनाब ये जो बात है कि आज फिर इन्हीं उसके ऊपर फिर हाँ जब बेंच उठ रहा था तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब आपकी हिदायत के मुताबिक इंतज़ामिया के साथ जो मायदा होना था JUI जो है वो बज़िद है कि वो कश्मीर हाईवे के ऊपर ही धरना देगी। उस पर कामरान मुर्तज़ा साहब से अदालत ने पूछा और जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि जी कामरान मुर्तज़ा साहब तो बहुत जमहूरी अक़दार पर यकीन रखने वाले हैं। तो कामरान मुर्तज़ा ने उनको कहा कि जी बिल्कुल पता नहीं ये किस बात से फ़ौरन डर जाते हैं तो लेकिन हमने जो अदालत के अंदर अश्योरेंस दिया हम उसके मुताबिक ही अमल करेंगे। तो अब सदारती रेफरेंस की समाअत जो है वो सोमवार के रोज़ 1 बजे होगी। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।